चलिए सर, रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में लेक्चर 1, 2, 3 कंप्लीट, रिवीजन भी आप कर लिए, उसके डाउट्स भी आप मेरे से पूछ लिए। अब हम लोग लेक्चर 4 में आ चुके हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस में दूसरे पार्ट में। एक पार्ट में हम लोगों ने क्या सीख लिया, रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना वेरियस पर्संस का, लेक्चर 1, 2, 3। जो बच्चे मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं, उनके लिए तीनों लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं। आप आराम से उन तीनों लेक्चर्स को फॉलो करके अपने 4-5 मार्क्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपका एग्जाम्स मई 26, जून 26 ऑनवर्ड्स कभी भी है, मई 26 वाले, जून 26 वाले बच्चे भी, असेसमेंट ईयर 26-27, फाइनेंस एक्ट 25 अपडेटेड, राइट सर। लेक्चर 1, 2, 3 में हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना सीख लिया सभी का, चाहे कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या फिर फॉर्म एलएलपी हो। कहीं पे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखना है, कहीं पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना है, कहीं पे स्टे पीरियड देखना है, कहीं पे सिटीजनशिप देखनी है, कहीं पे पीछे के 7 साल का स्टे पीरियड, कहीं पे पीछे के 10 साल का स्टेटस। बहुत सारे कॉम्बिनेशन परमोटेशन हम लोगों ने, बहुत सारे सिचुएशंस की एनालिसिस कर ली, क्लास में थोरो प्रैक्टिस कर ली विथ एग्जांपल्स, फॉर्मेट्स एंड एग्जांपल्स प्रेजेंटेशन की क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस कर। क्या सीख लिए, डिटर्मिनेशन, रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना सीख लिए। अब क्या सीखने जाएंगे सर, सेक्शन 6 हो गया। अब हम लोग सेक्शन 5 में जाएंगे, जहां पर हम लोग इनकम को टैक्स करें। कोई इनकम होगी आपकी दी हुई इंडिया की और इंडिया के बाहर की, स्टेटस दिया हुआ होगा, मेनली इंडिविजुअल के लिए आरओआर, आरएनओ, आरएनआर, और फिर देखेंगे कि वो इनकम टैक्सेबल होती है या नहीं होती है। 5 हेड्स की इनकम की बात करेंगे, फिर वहां पे 115 बीएसी की भी बात कर लेंगे। सर अभी पिछली 3 क्लास में 115 बीएसी की कोई बात नहीं हुई, मतलब आप 115 बीएसी में है या नहीं, यानी आप डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका रेसिडेंशियल स्टेटस सेम ही तरीके से निकलेगा दोनों रीजन। क्लियर सर। अब आगे जाने से पहले मैंने आपको एक होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए थे। एक क्वेश्चन मैं पूरा आपके साथ यहां डिस्कस करना चाहता हूं विद फॉर्मेट, क्योंकि मुझे लगता है वहां थोड़ा सा आपके साथ प्रेजेंटेशन का इशू आ सकता है। सर आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, जो भी डाउट्स थे वो आपने मेरे से पर्सनल डिस्कशन करके अपने डाउट्स रिजॉल्व करा लिए। डन, क्लियर। अब आपका पूरा कमांड आ चुका है स्टेटस डिटर्मिनेशन पे। उसमें क्वेश्चन नंबर मैंने आपको होमवर्क में दिया था सेट बी से, राइट। अब हम लोग सेट बी में एक क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क में था, वो हम यहां डिस्कस करेंगे विथ प्रेजेंटेशन विथ फॉर्मेट। किस असेसमेंट ईयर के लिए, असेसमेंट ईयर 26-27, प्रीवियस ईयर 25-26 एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2025। किन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम्स इंटरमीडिएट लेवल पे मई 26, जून 26 ऑनवर्ड्स, ठीक, मई जून या फिर उसके आगे। सर सेट बी में आते हैं, आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, आपके पास तो बुक अब है ही 23rd एडिशन वाली। जो बच्चे यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते हैं, टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करते हैं, वो भी आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे 23rd एडिशन की इनकम टैक्स की बुक। सीए इंटर की अलग है बुक, सीएमए इंटर की अलग है बुक, थोड़ा सा कोर्स कंटेंट विद इन द बुक डिफरेंट है, ध्यान रखिए, ठीक। सर पहला क्वेश्चन जो होमवर्क में था क्या था, सर एक इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन लेक्चर 1 में ही मैंने आपको करा दिया था, लेक्चर 1, लेक्चर 2 में ही करा दिया था क्लास के अंदर। आराम से बनेगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको यहां डिस्कस नहीं कर रहा। बट एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही कोई इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है, तो हम लोग स्पेशल केस में चले आते हैं, एक्सेप्शंस, जहां पर क्या बोलते हैं, सेकेंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं हो। आपको इसको रेसिडेंट बनाना होगा सेक्शन 6(1) में, किसकी हेल्प से, फर्स्ट बेसिक कंडीशन की हेल्प से। तो पहले आप दोनों बेसिक कंडीशन लिख दो, फिर कहो कि अरे ये तो इंडियन सिटीजन है, इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, तो सेकंड बेसिक कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे। फिर आप वर्किंग कर लो कि भाई तुम 1 सितंबर को इंडिया से बाहर जा रहे हो, करंट ईयर में आपका स्टे 182 डेज से कम है, इसीलिए आप रेसिडेंट नहीं बने, 6(1) में रेसिडेंट नहीं बने, ये लिखना होगा। ऐसे नहीं बोलना इसीलिए आप नॉन रेसिडेंट हैं, नहीं, आप 6(1) में रेसिडेंट नहीं हो। फिर क्या सर, 6(1) में इसको डिम्ड रेसिडेंट बनाने की कोशिश करना, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन है।
बोला सर इसकी इंडिया में तो 0 इनकम है लिखा हुआ है। तो हाँ, तो लिखना ना कि 6(1)(a) में ये डीम्ड रेसिडेंट नहीं बन पाएगा क्योंकि इसकी इंडिया में इनकम 15 लाख से अधिक नहीं हो रही है। सिंपल। जब एक बार इसको तुम बोलोगे कि ये रेसिडेंट नहीं बन पा रहा 6(1) में, फिर बोलोगे ये डीम्ड रेसिडेंट नहीं बन पा रहा 6(1)(a) में, तब इसको बोलना ही इज अ नॉन रेसिडेंट, स्टेप बाय स्टेप। यही बताया है क्लास में। पिछली 3 क्लास की थोरो प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी, और जो बच्चे यूट्यूब पे हैं डिस्क्रिप्शन में जाओ, तीनों क्लास के लिंक दिए हुए हैं, आराम से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स के लिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। सर क्वेश्चन नंबर 3 में आपने पढ़ा, होमवर्क में था ये क्वेश्चन, आपने सॉल्यूशन के साथ फॉर्मेट के साथ बना के मुझे फॉर्मेट बोला था भेजने के लिए। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स क्या बोला था मैंने आपको, इस क्वेश्चन को विद फॉर्मेट बना के मुझे भेजना। अब देख लेते हैं आपका आंसर मेरे आंसर से कितनी दूर है, कितनी पास है, कितना स्कोर कर पाएंगे। सर जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, मिस्टर ए ब्रिटिश नेशनल इंडिया आ रहा है। अब जैसे ही एक ब्रिटिश नेशनल इंडिया आ रहा है, क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, मतलब बात साफ है कि हम एक्सेप्शंस में नहीं है। सर सेकेंड बेसिक कंडीशन अप्लाई होगा या होगा, कौन सा वाला, 60 दिन वाला, प्लस डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट भी चेक नहीं करना है जो पहली लेक्चर में आपने पढ़ा। क्या बेसिक कंडीशन पहला वाला 182 डेज और मोर अगर इंडिया में हो तो रेसिडेंट, दूसरा वाला 60 डेज और मोर इन द करंट ईयर एंड पिछले 4 साल का टोटल कितना, कम से कम 365 दिन, तो आप रेसिडेंट बन जाओगे। सर जब भी क्वेश्चन को पढ़ो एग्जाम के लिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के देखो कि वो इंडियन सिटीजन है या नहीं है। नहीं है तो ढूंढो और क्वेश्चन में कहीं वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो नहीं बन रहा। फिर देखो कि वो उसका पर्पस क्या है, इंडिया आने का या इंडिया से बाहर जाने का। अकॉर्डिंगली सोचो कि एक्सेप्शंस में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। एक बेसिक कंडीशन सेकंड वाला अप्लाई नहीं होगा सर, दूसरा होगा लेकिन 120 डेज वाला अप्लाई होगा सर, यहां 60 डेज वाला। अच्छा रेसिडेंट नहीं बन पाए तो सोचो डीम्ड रेसिडेंट 6(1)(a) के बारे में, सीधा एनआर बोल देना ऐसा नहीं है, 6(1)(a) डीम्ड रेसिडेंट के बारे में सोचना। तो यहां तो सोचेंगे नहीं सर, प्लेन क्वेश्चन है। अब एक बार लिखने का तरीका देख लेते हैं। सर क्या कहता है सेट बी में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में तो डिटेल दी हुई है कि तुम इंडिया आए हो 21-22 में, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 एज वेल एज 25-26 का तुम्हारा स्टे पीरियड दिया हुआ है 5 साल का। 5 साल में 1 साल आपका क्या है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर करंट ईयर, वो है 25-26, 70 दिन, 70 डेज। इसको आप अपने 4 साल के टोटल में नहीं देते सर, पीछे के जो 4 साल लेते, स्टेटस कौन से ईयर का निकालना है, असेसमेंट ईयर 26-27, मतलब प्रीवियस ईयर 25-26। तो प्रीवियस ईयर 25-26, 70 दिन को आप अलग रखोगे, 4 साल के टोटल में ये नहीं आएगा। 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स लेते हैं, आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर छोड़ के, तो आपको कौन सा ईयर छोड़ना है 4 साल के टोटल में, 25-26, 70 दिन छोड़ देना है। प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। कहता है अच्छा थोड़ा सा लिखने का तरीका मैंने आज चेंज कर दिया है। क्वेश्चन में मिस्टर ए सीधा उसको यहीं पे लिख दिया है, मिस्टर ए ब्रिटिश नेशनल इंडिया में रेसिडेंट कहलाएगा, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर दैट इज प्रीवियस ईयर 25-26। सर आप जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, मान लो आपका अभी एग्जाम्स है दिसंबर 25 में, जनवरी 26 में या फिर सितंबर 25 में, इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो 1-1 साल पीछे कर देना, बाकी कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। फाइनेंस एक्ट 2025 रेफर कर रहे हैं लेकिन यहां कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, तो आप 1-1 साल पीछे कर देना बस, और क्या, ये आपके भी काम आ जाए। कहता है आप रेसिडेंट बनोगे कब, जब आप कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेक्शन 6(1) की सेटिस्फाई कर दो। कोई एक्सेप्शंस का डिस्कशन नहीं करना है, कॉपी चेक करने वाले को भी पता है कि ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, इंडियन सिटीजन नहीं है। सर होगा तो वो सब डिस्कस करेंगे, नहीं है तो क्यों करें, प्लेन जो क्लास में सीखे हम लोग। सर करंट प्रीवियस ईयर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को मेंशन करते हुए 182 डेज का रेफरेंस, और he stayed in India during the relevant previous year that is 25-26 for 60 days and पिछले 4 सालों में 365 दिन कम से कम। कैसे लिखना है, 4 previous years immediately preceding the relevant previous years। सर पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा देखो हमें पता, अच्छा आंसर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालो, तो फाइनल कॉल क्या है, आरओआर, आरएनओआर या ना, लेकिन एक साथ आरओआर पे तो नहीं जाएंगे, एक साथ आरएनओआर पे तो नहीं जाएंगे, पहले इसको रेसिडेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने थोड़ा सा लॉ लिख दिया, प्रोविजन लिख दिया, थोड़ा सा लिखेंगे क्या, रेसिडेंट बनेगा कैसे। सर हो सकता है रेसिडेंट ही ना बने तो हम आगे क्यों लिखे एडिशनल कंडीशंस, तो पहले रेसिडेंट को लिख दो, 2 बेसिक कंडीशंस, ये हो गया प्रोविजन।
अब क्या करते हैं, डिस्कशन वर्किंग, तो वर्किंग कर लेंगे अब। तो सर वर्किंग में क्या करना है, ये हो गई वर्किंग, यहां से लेकर यहां तक हो गई वर्किंग। और वर्किंग के बाद क्या करेंगे सर, कंक्लूजन। क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं सर, अभी तो आप रेसिडेंट ही बने हैं। किसके कारण? सेकंड बेसिक कंडीशन के कारण। सर अभी तो आप रेसिडेंट ही बने हैं, किसके कारण? सेकंड बेसिक कंडीशन के कारण। क्या? पहले तो करंट प्रीवियस ईयर को अलग कर दो, 70 दिन वाले को लिख दो कि करंट ईयर में तुम्हारा स्टे पीरियड 70 दिन है। अब तुम पिछले 4 साल का टोटल इस तरीके से कुछ दिखाओ, 21 22 22 23 23 24 24 25, सीधा सीधा ऑर्डर में आओ, ठीक। और इसमें आपको 25 26 नहीं लेना है। सर 25 26 ले लोगे तो फिर 5 साल का टोटल हो जाएगा। आप वहां मेंशन ही मत करो ना। क्लास में सीखने के लिए हम लोग 5 साल 1 साल लिखते थे, फिर उसके नीचे 4 साल लिखते थे, फिर 3 साल और लिखे, आर के लिए हम लोग तो 10 साल लिखे। सर क्लास में सिखाने के लिए हम लोग लिखते थे, पहले रेलिवेंट प्रीवियस ईयर लिखते थे और उसके बाद नीचे 4 साल लिखते थे। सर एग्जाम में आपको करंट ईयर को लिखना ही नहीं है, जब 4 साल का टोटल कर रहे हो तो उसको अलग इस 2 लाइन के थ्रू प्रेजेंट करो। अब 4 साल का टोटल और फाइनली दिख रहा है साफ साफ कि मेरा सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए मैं रेसिडेंट। दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। क्या ये फाइनल आंसर है? नॉट अ फाइनल आंसर। क्यों? सर रेसिडेंट अगर बन जाए तो फिर इसको कहां लेके जाते हैं? 6 में। क्या बनाने के लिए? आर क्या सीखे वहां पे? सीए इंटर वाले बच्चों की प्रेजेंटेशन अलग रहेगी और सीए में इंटर वाले बच्चों की प्रेजेंटेशन अलग रहेगी। एक एक करके देख लेते हैं। आप सीए स्टूडेंट है तो आपकी प्रेजेंटेशन देख लेता हूं, आप सीए में स्टूडेंट है तो आपकी प्रेजेंटेशन देख लेता हूं। जो भी कोर्स है आपका अकॉर्डिंगली आपको प्रोविजंस लिख लेना, ठीक है। फाइनेंस एक्ट 25 में कहीं कोई अमेंडमेंट्स नहीं आई है, अपडेटेड चीज पढ़ रहे हैं, खाली ईयर का रेफरेंस अपडेट हो रहा है। सर यहां तक एक बार लिख लो, डन। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। बेसिक कंडीशन आपके सामने है, डन। वीडियो रोक के लिखा। लिखने का तरीका सब कुछ क्लास में डिटेल डिस्कशन हो गया है, राइट। कि आपको रेसिडेंट इन इंडिया साथ में लिखना है, यहां और लिखना है, मोर देन 182 डेज ऐसे नहीं लिखना है एग्जाम में। ये सब आपके साथ डिस्कस हो चुका है पिछले 3 लेक्चर में, राइट। लिखने का तरीका हम लोग एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं और हर लेक्चर में 2-3 एग्जाम्पल आपको क्लास में कराया है, डन। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। वर्किंग एंड कंक्लूजन, डन। वीडियो रोक के लिखा। सर अब जो यहां से मैंने लिखा है ये सीए इंटर वाले बच्चे फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। पिछले लेक्चर में, लेक्चर 3 में मैंने बता दिया था सर, पिछले लेक्चर 3 में बता दिया था कि आर जो एडिशनल कंडीशन है सेक्शन 66, उसमें 4 बातें हैं। एक बात तो डिम्ड रेसिडेंट के लिए है, उसको लिखना ही नहीं है यहाँ पे। एक बात उसके लिए है जो 120 दिन के कारण रेसिडेंट बनता है, उसको भी यहां नहीं लिखना है। बची 2 बात, उसको लिखने के 2 तरीके। सीए इंटर वालों को अलग तरीका फॉलो करना है और यही तरीका बेयर एक्ट में लिखा हुआ है। अगर आप पोर्टल पर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जाओगे, सेक्शन 66 के अंदर पढ़ोगे तो यही प्रोविजंस वहां लिखे हैं, ठीक है। सीए इंटर के मॉड्यूल ने तो ये नई लैंग्वेज पकड़ ली, बट सीए में इंटर में अभी ये नई लैंग्वेज यूज नहीं हो रही है। तो क्या बोला था क्लास में, अगर आप सीए के कोर्स कर रहे हैं और एग्जाम में आरएनआर के लिए एडिशनल कंडीशन लिखेंगे तो ये वाले लिखने हैं आपको, तभी आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। प्लीज जो बच्चे सीए के फ्रेंड्स, सीए के स्टूडेंट्स इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, अपने दोस्तों को जरूर बताना, लिखना ऐसे ही है। यही वाले कंडीशंस लिखने हैं, एडिशनल कंडीशंस। क्लास में ऑलरेडी बात हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा टाइम नहीं दे रहा। सर एक बार ऊपर रेसिडेंट बनने के बाद आपको यहाँ क्या बनाना है, उसको आरएनआर बनाना है। अगर 66 की एडिशनल कंडीशंस 2 में से कोई एक सेटिस्फाई कर दे, कौन सी सर? पिछले 7 साल में टोटल स्टे 729 डेज और लेस, और पिछले 10 सालों में कम से कम 9 सालों में उसका स्टेटस नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। बट सर ये तो इंडिया आया ही पहली बार है 21-22 में, तो यानी इसके पिछले 7 साल का टोटल भी वही होगा जो इसके पिछले 4 साल का टोटल है। हाँ वही लिखा है मैंने कि सर इसके पिछले 7 साल का टोटल वही है 365 दिन, क्योंकि ये पहली बार 21-22 में आया है। सर तब तो ये पहला एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ वही लिखा है मैंने, पहला एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड, इसीलिए वो
RNOR बन रहा है। प्लीज ये प्रेजेंटेशन कौन लिखेंगे? CA इंटर वाले बच्चे। CMA वालों के लिए आगे प्रेजेंटेशन में चेंज कर रहा हूं। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन। वीडियो रोक के लिखा। सर इनकम टैक्स एक्ट की ये ओरिजिनल लैंग्वेज है जो 8 से 10 साल पहले अमेंड होके आई है, बट अभी भी काफी जगह ये लैंग्वेज नहीं चल रही। जैसे CMA इंटर में नहीं चल रही, ग्रेजुएशन कॉलेज में ये लैंग्वेज नहीं चल रही, मार्केट में बहुत सारी बुक्स ये लैंग्वेज को यूज नहीं कर रही है, स्टडी मैट कर रहा है। फिर HUF का जब स्टेटस निकालोगे तो क्या पढ़ाया? ये लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। HUF का स्टेटस निकालते समय कर्ता को एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ते हैं HUF को ROR RNOR बनने के लिए। वहां ये लैंग्वेज कोई यूज नहीं करेंगे, ना CA वाले ना CMA वाले, ये भी बता दिया है क्लास में, पिछली क्लास में। अब अगर आप CMA इंटर के स्टूडेंट हैं तो ये वाली लैंग्वेज यूज करेंगे यहां से। सर CMA इंटर के स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो क्या लिखेंगे? आप बनेंगे ROR अगर एडिशनल कंडीशन 6 वाली दोनों सेटिस्फाई करेंगे। कौन सी सर? पिछले 7 साल का टोटल 730 दिन और उससे ज्यादा, एंड पिछले 10 सालों में कम से कम 2 सालों में आपका स्टेटस क्या? रेसिडेंट। सर आंसर चेंज हो जाएगा CMA का? नहीं, आंसर तो दोनों के सेम रहेंगे, खाली लिखने का तरीका अलग है। सर क्या लिखना है? सर मेरा तो पिछले 7 साल का प्रेजेंस मात्र 365 दिन है, क्योंकि मैं इंडिया आया ही 21-22 में पहली बार हूं। मेरा तो पहला ही एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है 730 दिन वाला, तो फिर मैं तो ROR बन ही नहीं पाऊंगा। सर कैन नॉट, जब मेरा पहला ही एडिशनल कंडीशन 730 दिन वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो मैं ROR कैसे बनूंगा? इसीलिए मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? RNOR। बस सर CA हो या CMA, प्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट है, आंसर तो दोनों के सेम ही आएंगे, आंसर दोनों के ही सेम आएंगे। जो बच्चे YouTube पे या मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स CMA इंटर के स्टूडेंट्स हैं, अपने दोस्तों को ये लैंग्वेज शेयर कर देना कि भाई CMA के कोर्स, अच्छा आप ग्रेजुएशन में यही लैंग्वेज यूज करें। अगर मान लो आपको ग्रेजुएशन में टैक्स का एग्जाम्स देना है तो यही लैंग्वेज यूज करें, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर एडिशनल कंडीशंस में ROR RNOR के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, ये वाली या ये वाली? तो भाई कोर्स के हिसाब से चलो, अपने ये वाली यूज करोगे CA स्टूडेंट्स मार्क्स मिलेंगे, ये वाली यूज करोगे CMA स्टूडेंट्स मार्क्स मिलेंगे। सिंपल, देख लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। डन। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट। लिख चुके थे ये सब? सर ये बेस्ट फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट अभी तक क्लास में प्रैक्टिस नहीं हुआ था, इसीलिए आज करवा दिया कि सर 4 साल का टोटल को प्रेजेंट कैसे करना है, तो ये अभी तक क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था, एक मैंने करा दिया। डन। ये सब लिख चुके थे आप वीडियो रोक के? ये यहां तक कॉमन आंसर है, रेसिडेंट बनाने तक सबके कॉमन आंसर है, चाहे आप CA स्टूडेंट हो या CMA स्टूडेंट हो। डन। अब यहां लिख ही चुके थे CA इंटर वाले बच्चे, यहां से लिख लो अब C। आप रेसिडेंट ऊपर बन चुके हैं, अब सीधा यहां ROR कैसे बनेंगे अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई किए, तो आपको इस तरीके से लिखना है। डन। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन। सर हमने अब क्या करना है? देखो मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है हर चीज। लेक्चर 1, 2, 3 में काफी सारे फॉर्मेट की प्रैक्टिस करा दी, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स दे दिए, इफ एंड बट की सारी हर तरह की एनालिसिस कर दी। सर आप एज ए क्रू मेंबर इंटर्नशिप के इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो क्या होगा? इंडियन स्टूडेंट इंडिया विजिट के लिए आ रहा है तो क्या होगा? सर डिम रेसिडेंट की फॉर्मेट प्रैक्टिस सब करवा दी है क्लास में। डिम रेसिडेंट कैसे बनेंगे, एक कंपनी का क्वेश्चन भी करा दिया, HUF का क्लास में क्वेश्चन करा दिया। सर डिटेल्ड क्वेश्चंस विद फॉर्मेट प्रैक्टिस आपको क्लास में करा दिया, 3 लेक्चर दिए आपको। यही तो फायदा होता है रेगुलर बैच का। सर रेगुलर बैच जब आप लेते हैं तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, साथ में वो जो कॉन्सेप्ट है प्रोविजंस उसको अप्लाई कैसे करना है, तो एग्जाम्पल की हेल्प और फॉर्मेट की प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन के साथ सीखते हैं। ठीक सर, अब आपको क्या करना है? अब हम लोग आगे जाएंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में ही नई कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो बट जो अब तक आप पढ़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं कि लेक्चर 1, 2, 3 आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया है, मेरे से डाउट पूछ लिया है। और अब और सर क्या क्वेश्चन दे सकते हो आप हमें? सर सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10
सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 आपको रफली बनाने हैं, घर पे खुद ही रफली सॉल्व करने हैं। सर क्वेश्चन पढ़ना, रफली उसमें देख लेना कि ये डेज स्टे कितना आ रहा है करंट ईयर का, पिछले 4 साल का, किस प्रोविजन से रेसिडेंट बनेगा नहीं बनेगा। आपको विद फॉर्मेट प्रैक्टिस नहीं करनी है, 5-6 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 1 आपने मुझे भेजा, वो मैं आपको मैसेज कर दिया होगा या कर दूंगा, कैसा रहा आपका प्रेजेंटेशन। 3 का मैंने करवा ही दिया, क्लास में पीछे काफी सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, सेट बी में अब 1 और 3 तो हो गया, 10 में से 2 हो गए, 8 क्वेश्चंस को रीड करो रफली। आप उसका डेज स्टे सब देखो, एक आइडिया लो कि कौन से प्रोविजंस के कारण वो रेसिडेंट बनेगा नहीं बनेगा, आरओआर बनेगा आरएनओआर नहीं बनेगा। एक रफ वर्किंग करते हुए एक प्रेजेंटेशन रफ दे लो और उसको फिर आंसर से मैच कर लो। ठीक है, मेरे पास विद सॉल्यूशन फॉर्मेट भेजने की जरूरत नहीं है रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, क्लास में काफी प्रैक्टिस हो चुकी है, कहीं दिक्कत नहीं आई। इसमें से 1-2 क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में आपके साथ डील कर दूं। अगली क्लास में इसमें से 1-2 क्वेश्चन जहां पर मुझे लगेगा बच्चों को ज्यादा डाउट हो रहा है, वो मैं आपको क्लास में डील कर दूं, डोंट वरी। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 सारे क्वेश्चंस पढ़ो, सब में वर्किंग करो, डेज वेज की, करंट ईयर के डेज को देखो, पिछले 4 साल के डेज को देखो रेसिडेंट बनना है कि नहीं, एक्सेप्शंस में जाएंगे नहीं जाएंगे, बेसिक कंडीशन दूसरा वाला लगाएंगे नहीं लगाएंगे, फाइनल स्टेटस आरओआर आरएनओ आरएनआर क्या बनेगा, एक आइडिया रखो, फिर आंसर मैच करो। सर 2 घंटे इसमें आप थोड़ा सा घर पे मेहनत करो ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए, थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट बच गया होगा वो क्लियर हो जाएगा। एक तो ये होमवर्क में ले लो आप। उसके अलावा सर प्लीज विद फॉर्मेट आपको नहीं सॉल्व करना है कि इसको भी विद फॉर्मेट सॉल्व करके आप मुझे फोटो भेज रहे हैं, वो सब काम नहीं करना है। डाउट हो तो पूछ लेना, सॉल्यूशन फॉर्मेट मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू सेंड एनी सॉल्यूशन टू मी फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 10 नाउ। अब सेट ए में आपको बोला था 1, 2 और 3, आप ये क्वेश्चन सब पढ़ लेना, आंसर्स देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। डन। इसके अलावा और क्वेश्चंस इसमें ऐड कर लो आप, जो आपसे अब बन जाएंगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। सेट ए में ही क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन पढ़ना, अपना एक व्यू फॉर्म करना, स्टेटस फॉर्म करना, कौन कौन से प्रोविजन की हेल्प से कौन सा स्टेटस बनेगा, और फिर आंसर पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 9 अपने मन से कोई दूसरे क्वेश्चन मत करना। एंड क्वेश्चन नंबर 13, ये 3 क्वेश्चन और आप सेट ए के अब कर सकते हो। मेरी तरफ से अब आप फ्री हो। मैंने आपको वेरियस पर्संस का स्टेटस डिटरमाइन करना सिखा दी। एक पार्ट हमारा कंप्लीट, अब हम लोग दूसरे पार्ट में है, किसमें, सेक्शन 5। अब इनकम को टैक्सेबल करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेटस। तो फटाफट आ जाओ, ये लिख लो वीडियो रोक के। डन सर, अब फटाफट आ जाओ आप लोग कहां, पेज नंबर 4.9 सेक्शन 5 पे। अब रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर एक नई कहानी, एक नई शुरुआत इस चैप्टर के अंदर। एक पार्ट हमारा कंप्लीट, ढेर सारी प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी, और मैंने पिछली क्लास में बोला था कि शुरू में एक क्वेश्चन की विद फॉर्मेट प्रैक्टिस करेंगे आज के लेक्चर में, वो भी मैंने करा दिया। कुछ और क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे दिए। ठीक, एक पार्ट हमारा कंप्लीट अचीव्ड। अब हम दूसरे पार्ट में सेक्शन 5 एंड सेक्शन 9 को कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर के बाकी हिस्सों को। 3 क्लास और लगनी है आज की क्लास मिला के। आ जाइए पेज नंबर 4.9 पे, सेक्शन 5 पे। जो बच्चे YouTube पे हैं प्लीज ध्यान रखिएगा, अब आगे क्लासेस YouTube पे इस चैप्टर की नहीं आएंगी। मैं पूरा चैप्टर YouTube पे नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। पहले ही मैंने बोल दिया था आपको कि मैं 100% कोई भी चैप्टर अब नहीं करवाऊंगा YouTube पे। हाँ, एक दो लेक्चर जरूर आएंगे हर चैप्टर के। इसमें मैंने एक पार्ट कंप्लीट करवा दिया YouTube पे, क्या, वेरियस पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना। अब तुमको कभी दिक्कत नहीं आएगी, इतना डिटेल्ड डिस्कशन हम लोगों का हो चुका है। और आप ये रेगुलर बैच की क्लासेस YouTube पे देख रहे हैं।